डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम किसी भी सरफेस पर या किसी भी पृष्ठ पर, हिंदी में बात करें तो किसी भी सरफेस पर होने वाले भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम को और उस सरफेस की नेचर का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा आएगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पृष्ठ की प्रकृति और उस पर होने वाले भौतिक या रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। उस ब्रांच को या रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पृष्ठ की प्रकृति तथा उस पर होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों को अध्ययन करते हैं। अब इसमें अध्ययन में सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है अधिशोषण। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। आप इसको बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आपके अब तक के कोर्स में जो चीज़ आई है या आपने पढ़ी है दैनिक जीवन में वो अवशोषण पढ़ा होगा, लेकिन ये शब्द है अधिशोषण। वहाँ है एब्जॉर्प्शन, यहाँ है एडजॉर्प्शन। इसको समझिए, जैसे ये मार्कर है, इसको जब हम किसी गिलास में डुबोएंगे तो गिलास में डुबोने पर पानी भरे हुए गिलास में जब इसको हम डुबोएंगे तो पानी इसकी बाहरी सतह पर इकट्ठा हो जाएगा या इसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये अंदर जाने लायक मीडियम नहीं है तो क्या होगा कि इसकी बाहरी सतह पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया अधिशोषण है। तो इसमें क्या है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की और किस पर, सतह पर सांद्रित होना अधिशोषण कहलाता है। पुनः एक बार समझ लीजिए, एक पदार्थ का जैसे पानी का दूसरे पदार्थ जैसे इस मार्कर की प्लास्टिक के बाहरी सतह पर सांद्रित होना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की बाहरी सतह पर सांद्रित हो जाता है। अब इसमें दो पदार्थ आए, पहला और दूसरा। तो इसी आधार पर इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक अधिशोषक, अधिशोषक या एडजॉर्बेंट। शोषक, शोषक का यहां से ही मीनिंग निकल रहा है शोषण करने वाला। जो शोषण करता है उसको हम कहते हैं शोषक। तो उसी सामान्य डेफिनेशन को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वह पदार्थ जिसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ का अधिशोषण होता है, जैसे पदार्थ A, इसकी बाहरी सतह है ये, इस बाहरी सतह पर पदार्थ B सांद्रित हो रहा है। तो पदार्थ B के अणु ये सांद्रित हो गए किस पर, A पर। तो A यहाँ अधिशोषक है क्योंकि A पर अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न हुई और B क्या है, यहाँ अधिशोषित है। तो हमारी दो चीजें निकल कर आई, एक अधिशोषण, अधिशोषण में दो चीजें आपको निकल कर आई, पहली आई अधिशोषक और दूसरी आई अधिशोषित। तो वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है, जिसकी सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है, उसे हम अधिशोषक कहते हैं। तथा वह पदार्थ जो सांद्रित होता है, उस पर जाकर लग जाता है,
उसे हम अधिशोषित कहते हैं या एडजॉर्बेट कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि आपने इसको पानी के जग में डाला तो पानी इसकर बाहरी सतह पर लग गया, तो ये प्रक्रिया क्या हुई? अधिशोषण हुई। इस मार्कर पर की बाहरी सतह पर लगा तो मार्कर जो है अधिशोषक हुआ, और पानी इस पर लगा तो पानी क्या है? अधिशोषित हुआ। अब यहाँ हमारे पास तीन चीज आ गई। नंबर फर्स्ट आपने पढ़ लिया अधिशोषण, नंबर 2 पढ़ लिया अधिशोषक, नंबर 3 पढ़ लिया अधिशोषित। इसके बाद एक और प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं शोषण, सॉर्प्शन। या इससे पहले एक देख लीजिए और प्रक्रिया समझिए पहले, तब ये समझ में आ जाएगा। नंबर 4 को हम समझेंगे अवशोषण। अवशोषण का इंग्लिश में लिखेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे आपको प्रथम में बताया था कि वहां डी है और यहां बी है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इसमें एक बताया, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर सांद्रित होना। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी फोम को हमने पानी में डाला तो क्या होगा? पानी फोम के अंदर तक चला जाएगा। तो जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के बल्क में, या इसको इंटीरियर कह लीजिए, हिंदी में कहेंगे अभ्यंतर, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अभ्यंतर या बल्क में समा जाता है और उसके संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, जो उसकी लैटाइस है उस लैटाइस में पूरी तरह वितरित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरी पदार्थ की अभ्यंतर या बल्क में समा जाता है और उसके पूरे जालक में समान रूप से वितरित हो जाता है, तब हम उस प्रक्रिया को अवशोषण कहेंगे। अब हम बात कर रहे थे शोषण की। शोषण क्या है? सॉर्प्शन। जब अधिशोषण और अवशोषण, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस साथ साथ होती हैं, एक साथ ही हो जाती है, साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, तो वह प्रक्रिया शोषण कहलाती है। अर्थात शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होंगी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप चौक ले लें और चौक को पानी में डिप करें तो पानी अंदर भी चला जाएगा और उसकी बाहरी सतह पर भी सांद्रित हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो क्रिया हुई वो हुई शोषण, क्योंकि उसमें दो क्रियाएं एक साथ हुई, एक अधिशोषण और एक अवशोषण। इसके बाद शोषण दो प्रकार का हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा यहाँ पर आकर, और इसको हम कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। यहाँ आपने देखा कि शोषण की प्रक्रिया में बाहर भी सांद्रित हो रहे हैं और उसके जालक में भी समा रहे हैं, जालक में समाकर उसके अंदर सांद्रित हो जा रहे हैं, उसके पूरे जालक में समान रूप से वितरित हो जा रहे हैं। तो यदि लैटाइस के अंदर अधिशोषित अणुओं की संख्या कम है, जैसे इसको देख लीजिए, लैटाइस के अंदर अधिशोषित अणुओं की संख्या कम है और बाहरी सतह पर उसकी जो सरफेस है, सरफेस पर अधिक है। यहाँ 4 अणु दिखाए हैं, यहाँ हमने 2 अणु दिखाए हैं, तो बाहर सरफेस पर ज़्यादा अणु है, अंदर कम अणु है। तो ऐसे में अधिशोषण को हम पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर परिभाषा आप लिखेंगे तो परिभाषा इसकी हो जाएगी,
इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ की अणुओं का सांद्रण सतह पर अधिक होता है और अभ्यंतर में कम होता है। इसी का दूसरा प्रकार बताया नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव के जस्ट विपरीत होगा, तो विपरीत होगा तब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि अंदर की ओर सांद्रण अधिक हो जाएगा और बाहर की ओर सांद्रण कम हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषित पदार्थ के अणुओं की संख्या सतह पर कम होती है और बल्क में अधिक होती है, उसको हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब आपका अधिशोषण हो गया, अधिशोषक हो गया, अधिशोषित हो गया, अवशोषण हो गया, शोषण हो गया। फिर आपकी एक नई शब्द आएगा जिसको हम कहेंगे, नंबर 5 ये हो गया, नंबर 6 में आएगा विशोषण। ये क्या है? अधिशोषण का विपरीत। अधिशोषण का विपरीत होता है, तो इसकी परिभाषा भी उसके विपरीत ही आएगी। अधिशोषण की परिभाषा थी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर सांद्रित होना। इसको हम फिर क्या कहेंगे? सांद्रित पदार्थ का उस अधिशोषक पदार्थ की सतह से हटा देना ताप या दाब के माध्यम से, तो वह प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। तो विशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया संपन्न होती है, या सांद्रित पदार्थ को सांद्रक पदार्थ की सतह से हटा दिया जाता है। जैसे ये बी के अणु थे जो एक ही सतह पर सांद्रित हो गए थे, इन अणुओं को एक ही सतह से हटा देने की प्रक्रिया विशोषण कहलाएगी। अब इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी को हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वह प्रोसेसेस होती हैं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है, अर्थात ऊष्मा वातावरण में दी जाती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक मोल के अधिशोषित होने में अधिशोषक की सतह पर एक मोल पदार्थ के अधिशोषित होने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे तो अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी थी जिसको आपने समझ लिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो आगे इस टॉपिक को बहुत आसानी होगी करने में। तो अब तक आपने ये समझ लिया कि अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, अधिशोषक क्या है, अधिशोषित पदार्थ क्या है, विशोषण क्या है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। अब प्रश्न मन में ये उठता है कि विज्ञान हमेशा ये पूछता है ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ तो आपकी समझ में आ गया कि एक पदार्थ की सतह पर दूसरा पदार्थ आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अधिशोषण होता ही क्यों है? ये क्या कारण है कि ठोसों में या द्रवों में अधिशोषण की क्रिया होती है? अधिशोषण की क्रिया का कारण क्या है? तो यदि आप किसी ठोस को जैसे यहाँ देखें तो इसके अंदर अणु होते हैं। इन अणुओं की कुछ संयोजकताएं होती हैं, वो संयोजकताएं पूरी हो रही होती हैं, लेकिन जो अणु यहाँ इनके सतह पर होते हैं तो सतह वाले अणुओं पर संयोजकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, या उनके बीच जो वान डेर वाल्स बल हैं वो असंतुलित होते हैं। या आप देखें किसी द्रव को, तो द्रव में भी यही पोजीशन होगी कि द्रव में जो अंदर की ओर अणु हैं उन अणुओं का बल संतुलित है, लेकिन जो अणु बिल्कुल सतह पर हैं, सतह पर जो अणु उपस्थित हैं उन अणुओं में
असंतुलित आणविक बल पाए जाते हैं। तो यहाँ अब असंतुलित आणविक बल, या हम इनको कह सकते हैं रेसिडुअल फोर्सेस पाए जाते हैं। जहां जिन सतहों पर असंतुलित आणविक बल होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो पदार्थ किन्हीं दूसरे पदार्थों को, किन्हीं दूसरे पदार्थों के अणुओं को, आयनों को अपनी इन सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो अधिशोषक पदार्थ की सतह पर अपशिष्ट बलों का उपस्थित होना या अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस का उपस्थित होना अधिशोषण का कारण है। तो अधिशोषण को यदि आप देखेंगे तो इसमें अब आपका जो एक टॉपिक आता है जो सिलेबस में है वो है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण। ठोसों पर गैस का अधिशोषण। तो इसको सबसे पहले ठोस की सतह पर उपस्थित अपशिष्ट बलों के कारण उस पर जो गैस आकर अधिशोषित हो जाती है उसको हम ठोसों पर गैस का अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से कारक हैं जो अधिशोषण को प्रभावित करेंगे? नंबर फर्स्ट, इसमें हम आपको देखेंगे अधिशोषक की प्रकृति। इसमें अधिशोषक जो होगा उस पर रेसिडुअल फोर्सेस होना आवश्यक है, या हम इसको लिखेंगे कि अधिशोषक पदार्थ की सतह पर असंतुलित आणविक बलों का होना आवश्यक है। नंबर 2, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले ही आपने समझा था कि अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठ क्रिया है, एक सरफेस फेनोमेनन है। तो जितना सरफेस एरिया अधिक होगा, पता लगा इतने बड़े एरिया पर अधिशोषण होना है या इतने बड़े एरिया पर अधिशोषण होना है, तो जितना इस पर होगा इस पूरे सतह पर उससे दुगना होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, अधिक होना आवश्यक है। इसी में देख लेते हैं अधिशोषक की प्रभाजित अवस्था। प्रभाजित अवस्था अगर इस पदार्थ पर अधिशोषण की क्रिया होनी है तो इसमें सरफेस एरिया ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। लेकिन इसको ही यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, फाइनली इसको जो है बहुत फाइन डिवाइड कर दें, जब फाइन डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे, तो अधिशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात प्रभाजित अवस्था में अधिशोषण अधिक होगा और गैर प्रभाजित अवस्था में अधिशोषण कम होगा। तो अधिशोषक की प्रभाजित अवस्था अधिशोषण को बढ़ाएगी। इसके बाद देख लीजिए कि जो अधिशोषित हो रहा है उस गैस की प्रकृति कैसी होगी। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति में क्या है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है उनकी अधिशोषित होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिनका क्रांतिक ताप कम होता है उनकी अधिशोषित होने की कैपेसिटी कम होती है। नंबर 5 इसको देख लीजिए, ताप। तो जैसे प्रारंभ में बताया था कि अधिशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण तापमान कम रखने पर ही अधिशोषण अधिक होता है। इसमें जब अब आगे आप भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पढ़ेंगे तब ताप का थोड़ा सा प्रभाव अलग अलग समझ में आएगा। इसके बाद अब आप समझिए